तो आज जो है हम सेल इंजरी, सेल डेथ और एडाप्टेशन पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर 2 है रॉबिन्सन में, सही है, पैथोलॉजी का चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है पैथोलॉजी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पैथोलॉजी की डेफिनेशन ये है कि स्टडी ऑफ डिजीज़। क्या स्टडी ऑफ डिजीज़? इसमें जो है हम एबनॉर्मल फंक्शंस पढ़ते हैं किसी भी सेल के, मतलब डिजीज़ सेल के, एबनॉर्मल सेल्स के, सही है। और फिजियोलॉजी में हम नॉर्मल फंक्शंस पढ़ते थे। और इटियोलॉजी क्या होता है कि भाई कोई भी डिजीज़ है उसका कॉज क्या है, क्यों वो अराइज हुई है, उसके फैक्टर्स कौन से हैं जो डिजीज़ को ज़्यादा मतलब बढ़ा रहे हैं, सही है। जैसे कि हाइपरटेंशन समझ लें। हाइपरटेंशन आपको जो है इसका कॉज क्या है, जेनेटिक कॉज हो सकता है, एजिंग हो सकती है, सही है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। और उसके फैक्टर्स कौन से हैं जो उसके ज़्यादा करेंगे, जैसे कि सॉल्ट इनटेक कर रहा है या जो है इनएक्टिव है, फिजिकली इनएक्टिव है, तो उस हिसाब से। और पैथोजेनेसिस मतलब वो जो डिजीज़ हो रही है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, कि भाई बेरोसेप्टर्स वर्क नहीं कर रहे हैं, या जो है आर्टरीज उसकी नैरो हो चुकी हैं, या उसे जो है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो चुका है, तो उस हिसाब से, सही। और प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस कर रही है, सही है। ये वाला सारा पैथोजेनेसिस हो गया। और मॉर्फोलॉजी मतलब जो है इस सारे प्रॉब्लम्स की वजह से जो सेल्स हैं उनमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, सही है। उसमें सेल्स में नेक्रोस हो रहे हैं, या उनमें जो है जैसे ट्यूबरक्लोसिस के सेल जो है नेक्रोस हो जाते हैं, उनमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो जाता है। तो उस हिसाब से जो है ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, मतलब ग्रोस जो हमें नज़र आएंगे और माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रोस्कोप से देखेंगे इंटरनली जो सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, तो वो मॉर्फोलॉजी हो गई, सही है। और फिर आता है सेल स्ट्रेस। सेल स्ट्रेस मतलब इन्वायरमेंट से कोई भी सेल पे स्ट्रेस आए, जैसे कि हम जो है स्ट्रेस हार्ट पे जो है वर्कलोड बढ़ा रहे हैं, सही है। वर्कलोड बढ़ा रहे हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है सेल जो है उसे हार्ट सेल अडाप्ट करेंगे, जैसे कि हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, डायलेशन हो जाएगी, तो उस हिसाब से। या जैसे कि न्यूट्रिएंट डिप्राइवेशन है, मतलब प्रोटीन नहीं है या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, तो सेल को पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास कुछ है नहीं खाने के लिए या मतलब इनटेक करने के लिए, तो मैं अपनी साइज़ ही डिक्रीज़ कर देता हूँ, तो वो हाइपोट्रॉफी, मतलब उसमें जो है से एट्रोफी हो जाएगी, इस टाइप से, सही है। फिर जो है सेल अडाप्ट करते हैं, जब स्ट्रेस आएगा तो सेल अडाप्ट करेंगे, अपने आप को सूटेबल बनाएंगे कि वो स्ट्रेस के साथ कॉप अप कर सकें, सही है। अगर अडाप्टेशन जो है एक्सेसिव है और स्ट्रेस उसे होता ही जा रहा है, हार्मफुल स्ट्रेस मिलता ही जा रहा है, सही है, वो उसे जो कॉप अप नहीं कर पा रहा, तो फिर क्या होगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, सही है, जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं अगर वो स्ट्रेस हटा दें। फिर उसके बाद क्या होगा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अगर स्ट्रेस जो है होता ही जा रहा है परसिस्टेंट है, सही है, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी, सही है। इसके बाद क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगी। अब सेल डेथ जो है ना दो प्रोसेस से हो सकती है, एक नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब फिजियोलॉजिकल, जो हमारा जेनेटिक खुद ही जो जेनेटिक मेकअप होता है वो खुद ही डेथ करवा देगा सेल को, वो पहचान जाएगा कि मैं ये सेल जो है एबनॉर्मल है तो उसे डेथ करवानी है। नेक्रोसिस किसी भी इंजरी की वजह से जो डेथ हो, वो फिजिकल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, तो नेक्रोसिस हो गया, सही है। अब उसके बाद है कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी क्यों होती है, मतलब कि क्या क्या कॉज है, तो नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। अब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी तब हो सकती है जब हमारे पास इस्कीमिया हो। इस्कीमिया मतलब ब्लड फ्लो कम हो किसी भी जगह पे। अगर सपोज करें यहाँ पे एट्रियल ऑब्स्ट्रक्शन है कोरोनरी आर्टरी में, तो ज़ाहिर सी बात है ब्लड कम जाएगा, ब्लड कम जाएगा तो ब्लड में ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन कम जाएगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया ज़्यादा होगा तो सेल इंजरी हो जाएगी। और इसके अलावा एनीमिया। एनीमिया होगा तो हेमोग्लोबिन कम हो गया, हेमोग्लोबिन कम होगा तो ज़ाहिर सी बात है ऑक्सीजन कम बाइंड करेगा, तो फिर भी हाइपोक्सिया होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और जो है ऑक्सीजन को नहीं बाइंड करने देता, तो फिर उस वजह से हाइपोक्सिया होता है। और डिसीज़ ऑफ लंग, मतलब कोई भी डिजीज़ की ऑफ लंग हो, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो, एस्थमा हो, नमूनिया हो, जो भी हो, तो फिर भी जो है हाइपोक्सिया होता है। और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो, मतलब बंदा जो है वो ब्लड में ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहा या जो है आर्टरीज में, तो उस हिसाब से। और जो नंबर 2 कॉज है वो है टॉक्सिन्स। अब टॉक्सिन जो है एंडोजिनस हो सकते हैं और एक्सोजिनस हो सकते हैं। एंडोजिनस जैसे कि सॉल्ट, ग्लूकोज, वाटर, ऑक्सीजन। अगर सपोज करें वाटर ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो फिर क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी सेल की। और ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हो जाएगा। सॉल्ट होगा तो ज़ाहिर सी बात है सॉल्ट अगर सेल में होगा तो ज़्यादा वाटर आएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगा सेल, तो उस हिसाब से ये भी टॉक्सिन्स ही है एक्सेसिव अमाउंट में। और एक्सोजीनस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, पॉल्यूटेंट्स हो गए, स्मोक हो गए, एस्बेस्टोस हो गए, जैसे कि स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो उस वजह से उनके जो है सेल्स सारे डैमेज हो जाते हैं लंग्स के, तो उस हिसाब से, सही है। और उसके अलावा जो है इन्फेक्शियस कॉजेज जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये भी सेल को क्या करते हैं, नेक्रोस कर देते हैं या मतलब उनको ख़राब कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करवाते हैं। और दूसरे होते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन मतलब ऑटोइम्यून डिजीज़, कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो वो इम्यून सेल जो है खुद ही जो है अपने सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उस हिसाब से जो है सेल की डेथ हो जाती है या इंजरी हो जाती है। और दूसरे होते हैं एलर्जिक रिएक्शन। इज़ोनोफिल्स या बेसोफिल जो भी प्रोड्यूस होते हैं, हिस्टामिन्स, तो वो भी जो है इन्फ्लेमेशन करवाएंगे, तो इन्फ्लेमेशन होगी तो ज़ाहिर सी बात है सेल की इंजरी होगी और वो जो है नॉर्मल सेल भी डिस्ट्रॉय होंगे। क्रोनिक रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सेल्स मतलब कि अगर बंदा कोई भी इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ जैसे ही उसमें इम्यूनिटी नहीं है, तो इम्यून सेल्स क्या करेंगे कि माइक्रोब्स जो है उनको वो आते रहेंगे, ज़ाहिर सी बात है इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है तो माइक्रोब्स आते रहेंगे, तो उनमें
वो जो है इम्यून सेल्स उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, नॉर्मल सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, माइक्रोब्स को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में वैसे ही सेल इंजरी होती है, रिपेयर भी होते हैं, पर अगर रिपेयर ना हो तो फिर सेल इंजरी होगी। और दूसरी होती है जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है तो उसमें भी तो सेल का डिफेक्ट होता है आरबीसी में सिर्फ एक अमाइनो एसिड की वजह से, ये डाउन सिंड्रोम। या जो है न्यूट्रिशनल इम्बेलेंसेस, मतलब एक्सेसिव अगर डाइटरी इंटेक है, जैसे कि ओबेसिटी हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी, तो उनमें भी तो सेल नेक्रोस हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं। और फिजिकल एजेंट जैसे कि ट्रॉमा हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, टेम्परेचर, रेडिएशन, ये भी सेल को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं और कैंसरस कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं। और एजिंग भी हो सकता है, एजिंग की वजह से क्या होगा कि स्ट्रेस जो आएगा किसी भी मतलब सेल पे, तो वो जो है कॉप अप नहीं कर पाएगा, उससे अडाप्ट नहीं कर पाएगा, तो एजिंग की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। अब सेल इंजरी हो गई, अब रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है और इरिवर्सिबल। आज जो है हम सिर्फ रिवर्सिबल पढ़ेंगे, सही है। रिवर्सिबल सेल इंजरी का मोस्ट कॉमन क्या मैंने बताया, हाइपोक्सिया, सही है। अगर हाइपोक्सिया होगा तो लेस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, लेस ऑक्सीजन होगा तो फिर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी लेस ऑक्सीजन जाएगा। जब लेस ऑक्सीजन जाएगा तो फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कम होगी। अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम होगी तो फिर क्या होगा, एटीपी भी कम बनेंगे। जब एटीपी कम बनेंगे तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो चैनल होता है वो भी वर्क नहीं करेगा। तो ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज क्या करता है कि सोडियम को बाहर निकलवाता है, आउट करवाता है। पर अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो सोडियम ज़ाहिर सी बात है अंदर ही रिटेन रहेगा, और जो पहले से ही अंदर आ रहा था और वो ज़्यादा आता जाएगा। तो सोडियम जो अंदर आता है वो हमेशा वाटर को साथ लेके आता है। जैसे कि वाटर को अंदर लेके आएगा तो फिर क्या होगा, सेल में स्वेलिंग हो जाएगी, सेल में स्वेलिंग हो जाएगी, सही है। तो सेल की स्वेलिंग होती है तो एनिमल सेल में तो वैसे ही वो बर्स्ट हो जाता है। फिर क्या होगा, टर्गर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो है जो इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, इतनी कैपिलरीज पे प्रेशर आ गया तो वो कंजेशन हो जाएगी कैपिलरीज की, उसकी वजह से क्या होगा, सेल पैरेलल नजर आएगा। और उसके अलावा जो है सेल की स्वेलिंग हुई है तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनल्स की भी स्वेलिंग होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनमें भी स्वेलिंग होगी। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ज़ाहिर सी बात है उनके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो उनमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो उनके पास जो है एटीपी वैसे ही कम जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन कम है तो एटीपी कम बन रहा है। तो एटीपी कम जाएंगे तो ज़ाहिर बात है प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो डीनेचुरेशन हो जाएगी प्रोटीन की, सही है। और जो राइबोसोम्स पहले से ही जो अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो कह रहे हैं कि हमारे पास अभी फंक्शन हो रहा नहीं है, मतलब हमारा प्रोटीन बनाने वाला, तो वो अपने आप को डिटैच कर देंगे। और जो राइबोसोम्स होते हैं वो हमेशा कौन सा कलर देते हैं, साइटोप्लाज्म को ब्लू कलर देते हैं, इज़ोनोफिलिक कलर देते हैं, सही, ब्लू कलर, सॉरी बेसोफिलिक कलर देते हैं, ब्लू कलर का। पर अगर राइबोसोम से डिटैच होते जा रहे हैं, मतलब रिमूव होते जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म रेड होता जाएगा, सही है। क्योंकि बेसोफिलिया जो है, इसमें जो राइबोसोम्स में बेसोफिलिया होता है वो लॉस होता जा रहा है, सही है। और इसके अलावा जो डीनेचर हो रही हैं प्रोटीन्स, जो प्रोटीन डीनेचर हो रही हैं, तो प्रोटीन्स भी कौन सा कलर देती हैं, हमें रेड कलर देती हैं। तो प्रोटीन डीनेचर प्रोटीन जो है ना ज़्यादा रेड कलर स्टेन करेंगी, इज़ोनोफिलिक कलर स्टेन करेंगी, मतलब रेड कलर। तो फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म रेड होता जाएगा। और उसके अलावा क्या होगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्लम्पिंग हो जाती है न्यूक्लियस की, मतलब क्लम्प्स, ऐसे न्यूक्लियस है और उसमें जो है ना क्लम्प्स बन जाते हैं, सही है, वो टुकड़े टुकड़े फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। और मेम्ब्रेन की ब्लैबिंग हो जाएगी। ब्लैबिंग मतलब ये कि नॉर्मल साइड सेल मेम्ब्रेन है, पर ब्लैबिंग में ऐसे नज़र आएगा, सही है। तो मतलब उसमें जो है ना स्वेलिंग टाइप फील होगा और ब्लैप्स बन जाएंगे इस तरह के, मतलब होल्स, जैसे कि ये इस तरह के होल्स बन जाएंगे, मतलब ब्लैप्स बन जाएंगे। और उसके अलावा माइलिन फिगर्स, जो लाइसोसोम्स होते हैं, जो वो भी बर्स्ट होंगे। जब बर्स्ट होंगे तो फिर लाइसोसोम जो है, जो एंजाइम्स होते हैं वो सब डाइजेस्ट कर जाते हैं, पर फॉस्फोलिपिड डाइजेस्ट नहीं करते। फॉस्फोलिपिड किस में होता है, मेम्ब्रेन्स में होता है। तो जो भी ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन्स होगी उनमें जो फॉस्फोलिपिड्स होगा वो वहीं पे स्पायरल टाइप ऐसे शेप बना के वहीं पे जो है रिटर्न रहेगा। तो वो क्या होता है, माइलिन फिगर होता है, जो फॉस्फोलिपिड से बना होता है। मेम्ब्रेन्स जो ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन होती है उससे बना होता है माइलिन फिगर। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल इंजरी, सेल एडेप्टेशन। और ये तो आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो फिर यू मे। थैंक यू, सब्सक्राइब टू माय चैनल या थैंक यू सो मच।